मैं अकेली लड़की और उन 4 मोटे लड़कों ने मिलकर मेरी चीखें निकाल दी। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दूसरे शहर में अकेली रहकर नौकरी करती हूँ। एक दिन अचानक आधी रात अब्बा की तबीयत खराब हुई तो मुझे रात में ही अकेले निकलना पड़ा। पर रास्ते में 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया और फिर उन्होंने मेरे साथ। मेरा नाम अनम है। मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने माँ-बाप की अकेली औलाद हूँ। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। मेरे माँ-बाप भी यही चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी करूं, लेकिन किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने के वो सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अकेली लड़की किसी नए शहर में पहुंचकर किसी भी खतरे का शिकार हो सकती है। इसलिए उनका कहना यह था कि तुम नौकरी तो कर सकती हो, लेकिन नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम दिन ढलने से पहले ही घर वापस आ जाओ और इसी शहर में नौकरी करो। लेकिन मैं अपने माँ-बाप की इस सोच के सख्त खिलाफ थी। मेरा मानना यह था कि आज के दौर की लड़की किसी भी तरह की परेशानियों से अकेले मुकाबला कर सकती है और अब तो जमाना बदल रहा है। अब तो लड़कियां देर रात तक ऑफिस में काम करती हैं और अकेले रहकर नए शहर में अपनी नौकरी के साथ साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। मैं भी अपनी सारी चीजें खुद से मैनेज करना चाहती थी और एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहती थी, क्योंकि मैंने बचपन से अब तक यही देखा था। क्योंकि माँ को हर छोटी चीजों में भी खुद से फैसला लेने में बहुत मुश्किल होती थी। वो कोई भी फैसला अब्बू जी की राय के बिना ले ही नहीं पाती थी, जबकि मैंने अक्सर उन्हें समझाया था कि कम से कम घर की चीजों में तो वो खुद पर भरोसा करके फैसला ले सकती हैं। लेकिन अब्बू जी ने शुरू से उन्हें किसी भी चीज में आगे नहीं रखा, जिसकी वजह से वो हर छोटी चीज के लिए अब्बू जी पर मनस्सर हो गई थी। अगर उन्हें बाजार भी जाना होता तब भी उन्हें किसी न किसी सहारे की जरूरत होती। मुझे इन सब चीजों से बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा मानना ये था कि हर इंसान को इतना जिम्मेदार तो होना ही चाहिए कि वो सही वक्त पर सही फैसला खुद से ले सके, ना कि हर छोटी चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड हो। कहते हैं ना कि ये जरूरी नहीं कि आप जैसा चाहें आपके साथ बिल्कुल वैसा ही हो, वही मेरे साथ हुआ है। मेरे माँ बाप ये चाहते थे कि मैं इसी शहर में नौकरी करूं, लेकिन मेरी नौकरी जब दूसरे शहर में लगी तो उन्हें बहुत गहरा धचका लगा। उन्होंने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया, लेकिन वो नौकरी बहुत अच्छी थी जिससे मेरा फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट हो सकता था, जिसके लिए मैंने उन्हें जैसे तैसे मना लिया और ये वादा किया कि मैं कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगी और अपनी जिद पर मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आ गई। मैं किसी भी चीज से घबराने वाली लड़की नहीं थी, इसलिए बहुत ही जल्द मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से इंतजाम कर ली। रहने का इंतजाम भी बहुत अच्छी जगह कर लिया जहां मैं महसूस करती थी, और ऑफिस में भी मैंने काफी अच्छे से सारे कामों को समझ लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस अगर मुश्किल थी तो बस इस चीज की कि मेरे ऑफिस का काम इतना ज्यादा होता था कि अक्सर मैं बहुत लेट हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरे घर में मेरे माँ बाप बहुत टेंशन में रहते थे। इसलिए रोज रात को 9 बजते ही उनका फोन मेरे पास आना शुरू हो जाता था, ये पूछने के लिए कि मैं घर पहुंची या नहीं। और फिर जब तक मैं अपने फ्लैट पर ना पहुंच जाती तब तक वो मुझे बार बार फोन करके पूछते ही रहते थे। काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे अक्सर रात के 11 बजे जाते थे। वैसे तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन मेरा फ्लैट ऐसी जगह पर था जहां से मुझे एक सुनसान रास्ते को पार करके जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी मैं खुद पर भरोसा करते हुए तेज कदमों से वहां से जल्दी से निकल जाया करती थी। मेरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे कि एक दिन रात को 10 बजे के करीब मेरे पास अचानक से माँ का फोन आया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, तुम अभी के अभी जल्दी से यहाँ आ जाओ। पापा के हार्ट अटैक की बात सुनकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ को बोला कि आप उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ, मैं भी यहाँ से निकल ही रही हूँ। फोन रखते ही मैंने ऑफिस में इधर उधर देखा तो मेरा कोई भी कुलीग ऑफिस में नहीं था। मुझे छोड़कर बाकी सब अपने घर को जा चुके थे। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और एक कैब बुक कर ली। मैंने सोचा कैब बुक करके मैं सीधा घर पहुंच जाती हूँ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं होगा तो कोई टेंशन भी नहीं होगी। मेरा घर मेरे ऑफिस से करीब 2 घंटे की दूरी पर था। जल्दी जल्दी मैंने कैब बुक की और ऑफिस के बाहर आकर अपनी कैब का इंतजार करने लगी। तभी माँ का मेरे पास दोबारा से फोन आया। वो बोली कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला है, लेकिन वो एक फॉर्म पर साइन करवा रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये ऑपरेशन हमारी इजाजत से हो रहा है। मैंने माँ से कहा कि आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह से घबराई हुई थी और रोने लगी। वो बोली मैं साइन नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं कर सकती। अनम तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मैं क्या करूँ। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ कम से कम इस वक्त तो आप फैसला कर लिए, लेकिन वो लगातार सिर्फ रोई ही चली जा रही थी और रट लगाए चाह रही थी कि तुम जल्दी से आ जाओ और खुद आकर ये फैसला लो कि पापा का ऑपरेशन करवाना है या नहीं। इसकी हड़बड़ाहट में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ कैब भी जल्दी नहीं आ रही थी। मैंने माँ से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ। मैंने सोचा एक बार मैं कैब में बैठ जाऊँ तो मैं माँ को आराम से समझा दूंगी। उसके बाद थोड़ी देर के ही बाद मेरी कैब आ गई। कैब में बैठते ही मैंने ड्राइवर को पहुंचने का एड्रेस बताया। मैं जब भी
भी कैब बुक करती थी तो हमेशा इस तरह से जाहिर करती थी कि कोई है जो मुझे लेने आ रहा है, और मैं कैब का नंबर और ड्राइवर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही किसी को बता देती थी। तो इस बार भी मैंने कैब में बैठी ही फौरन ही ये सब किया। थोड़ी ही देर के बाद माँ का मेरे पास फिर से फोन आने लगा तो मैंने उन्हें फिर से समझाना शुरू किया, लेकिन वो बार बार यही रट लगाया चाह रही थी कि तुम कैसे भी करके जल्दी आ जाओ और मुझे तुम्हारी भी फिक्र हो रही है। इतनी रात को तुम्हें अकेले वहां से आना पड़ रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। अकेली लड़की खुली तजोरी होती है, कहीं कोई ऊंच नीच होगी तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मैंने माँ को समझाया कि आप ये सब बातें अभी फोन पर ना करें, क्योंकि फोन की बातें ड्राइवर को सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने फोन रख दिया। तभी कुछ देर में ड्राइवर मुझसे बोला, क्या बात है मैडम, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं, क्या आपके घर में कोई ज्यादा बीमार है? मैंने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। ड्राइवर थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गया, लेकिन फिर दोबारा से वो कहने लगा कि आप इतनी रात में अकेली जा रही हैं। मुझे इसके सवालों से डर लगने लगा। मुझे लगा कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रहा है, इसलिए इतनी सारी जानकारी मुझसे एक एक करके इकट्ठी कर रहा है। मुझे माँ पर भी गुस्सा आने लगा कि उन्हें ये सब बातें फोन पर कहने की क्या जरूरत थी। अब उसने मेरी बातें सुन ली हैं तो इसलिए अब ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। वो एक बार फिर अपनी गाड़ी चलाने लगा। घबराहट के मारे मुझे प्यास लगने लगी। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला तो मेरी पानी की बोतल तो ऑफिस में ही रह गई थी। अब तो मुझे और तेज घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कुछ देर के लिए अपनी प्यास को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन मेरा गला सूखता ही चला जा रहा था। मुझे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। मैंने ड्राइवर से बोला, आगे कहीं भी अगर दुकान दिखे तो वहां से एक पानी की बोतल ले लेना। कैब ड्राइवर बोला, मैडम इतनी रात में किसी भी दुकान पर गाड़ी रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, तुम अपना तजर्बा अपने पास रखो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, इसलिए चुपचाप एक बोतल ले लेना। वो बोला, मैडम मेरे पास भी एक बोतल पानी की, आप चाहें तो ये पानी पी सकते हो। उसने मेरी तरफ जैसे ही बोतल बढ़ाई, मैंने झट से बोतल ले ली, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। लेकिन बोतल का ढक्कन खोलते ही मेरा दिमाग अचानक से घूमने लगा। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं उसने पानी में पहले से ही कोई नशीली दवा मिला रखी हो और इसलिए मुझे प्यास लग रही है। ये बात सुनकर फौरन ही अपनी पानी की बोतल मुझे दे दी। इतना सोचते ही मैंने बोतल का ढक्कन बंद किया और उससे बोतल वापस पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद कैब ड्राइवर मुझसे बोला, मैडम आपने पानी नहीं पिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। इसका मतलब वो मुझ पर नजर रख रहा था। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा अभी इस वक्त सिर्फ यही मेरे साथ, अगर मैं उसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आए तो कहीं ये कुछ मेरे साथ गलत ना करे। मैंने उससे कहा, दरअसल मैं सिर्फ फिल्टर का ही पानी पीती हूँ, इसलिए आगे जो भी दुकान है वहाँ गाड़ी रोककर एक बोतल खरीद लेना। फिर वो मुझसे कहने लगा, मैडम मेरी बात मानिए, इतनी रात में किसी भी दुकान पर गाड़ी मत रुकवाइए, क्योंकि दुकान पर रात में बहुत गलत तरीके के आदमी बैठे हुए होते हैं। अगर उन्होंने ये देख लिया मेरी गाड़ी में अकेली लड़की है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जितना मैं तुमसे कह रही हूँ चुपचाप उतना करो। थोड़ी आगे पहुंचने पर ही एक दुकान नजर आई और ड्राइवर ने दुकान पर गाड़ी रोक दी और वो पानी की बोतल लेने चला गया। मैंने बाहर की तरफ देखा तो 4 लड़के सामने की टेबल पर बैठे हुए थे जो खूब शराब पी रहे थे। उन 4 लड़कों ने जैसे ही मेरी तरफ देखा उनके चेहरे पर बहुत घिनौनी हंसी आने लगी। मैंने फौरन ही शाल निकाली और उससे अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। उन 4 लड़कों को देखकर मेरी कपकपी छूटने लगी। मेरी नजर ड्राइवर को तलाश करने लगी कि आखिर ये ड्राइवर कहाँ रह गया, लेकिन ड्राइवर था कि पानी की बोतल लेकर आ ही नहीं रहा था और वो चारों लड़के अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तो मुझे और भी तेज डर लगने लगा। तभी कैब ड्राइवर भागता हुआ आया और गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी चारों लड़के गाड़ी की खिड़की के पास बहुत करीब आ गए और मुझसे बोले, वाह क्या माल है, क्या माल लेकर चल रहा है तू, जरा हमें भी तो चखा। तभी ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी भगा दी और फिर बोला, देखा मैडम, मैं इसलिए आपको मना कर रहा था, किसी भी दुकान पर गाड़ी मत रुकवाइए। मुझे लगा कि सच में ड्राइवर सही कह रहा था। मैंने उसकी बात ना मानकर गलती की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम उन लड़कों से पीछा तो छूटा। मैंने कहा, हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मेरी भी मजबूरी थी। वो बोला, चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं आपको जल्द से जल्द आपके घर पहुंचा दूंगा। मैंने पानी की बोतल से 2 घूंट पिए और थोड़ी सी चैन की सांस ली ही थी कि तभी कार की साइड पर अचानक से फिर वही लड़के दिखाई देने लगे जो बुरी तरह से चीख रहे थे कि ये माल तो हम चक्कर ही रहेंगे। वो लड़के हाईवे पर बहुत बुरी तरह से गाड़ी दुरा रहे थे। अब तो मेरे और ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। ड्राइवर मुझसे बोला, देखिए मैडम, मुझे क्या पता था कि ये लड़के मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। मैं बोला, आजकल इंसान हैवान बन चुका है, इसी वजह से मैं आपको बार बार समझा रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार और भी तेज कर दी। वो बोला, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ड्राइवर पूरी स्पीड से गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा रहा था, लेकिन वो लड़के भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर हमारी गाड़ी की बराबरी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार उनकी गाड़ी से हमारी गाड़ी भी टक्कर हो रही थी। ड्राइवर ने फौरन ही मुझसे कहा, मैडम पुलिस को फोन लगाइए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस घबराहट में मैं तो पुलिस के बारे में भूल
ही गई थी। अभी तक मैं ड्राइवर पर शक कर रही थी, लेकिन अब मुझे ड्राइवर फरिश्ते के रूप में नजर आ रहा था। मैंने फौरन ही पुलिस को फोन लगाना शुरू किया तो देखा कि मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं था। मैंने कहा, भैया मेरे फोन के नेटवर्क जा चुके हैं। ड्राइवर ने फौरन ही अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मैडम आप मेरे फोन से नंबर मिला लें। मैंने जब उसका फोन देखा तो उसके फोन में भी नेटवर्क जा चुके थे। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन ड्राइवर अभी भी लगातार मुझसे कहे जा रहा था कि मैडम आप फोन में लगातार कोशिश करती रहिए, हो सकता है कहीं पर नेटवर्क आ जाए और पुलिस का नंबर लग जाए। वो एक तरफ पूरी रफ्तार से गाड़ी दुरा रहा था तो दूसरी तरफ मुझे भी कोशिश करने को लगातार बोलता जा रहा था। तभी उन लड़कों की गाड़ी ने हमारी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारी और उनकी गाड़ी ठीक हमारी गाड़ी के बराबर चलने लगी। उनमें से एक लड़के ने मुझे आंख मारी और दूसरा बोला, रानी आज तो तुझे हम अपना बना कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नशे में इतनी बुरी तरह से गाड़ी दुरा रहे थे कि उनकी गाड़ी लहरा रही थी और वो बार बार हमारी कैब को टक्कर मार रहे थे। ड्राइवर बोला, मैडम आज तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ये लोग तो एक्सीडेंट करके ही मानेंगे और अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो मैं तो अकेला हूँ, मैं आपको कैसे बचा पाऊंगा। ये तो चार है और ये चारों मिलकर मेरा तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आपके साथ तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देंगे। अब मेरे दिमाग में मेरे माँ बाप की सारी हदायतें घूमने लगी कि अकेली लड़की खुली तो चोरी की तरह होती है, जिसे लूटने के लिए हर कोई मुंह फैलाए खड़ा रहता है। अब मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला आखिर किया तो किया ही क्यों। लेकिन अब मैं जिस मुसीबत में फंस चुकी थी उससे निकल पाना मुझे नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि ना तो फोन में नेटवर्क था और ना ही मुझे कोई मदद दिखाई दे रही थी, बल्कि उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था मेरी वजह से आज ये ड्राइवर भी बिना बात मारा जाएगा। मेरे ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मैंने ड्राइवर की बात नहीं मानी। अगर मैंने उसकी बात मानकर गाड़ी नहीं रुकवाई होती तो अब तक मैं अपने घर की तरफ जा रही होती, लेकिन मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ मुझे माँ पर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर पापा के ऑपरेशन का फैसला वो खुद से ले लेती तो पापा का ऑपरेशन भी अच्छे से हो जाता और मैं सुबह होते ही वहां हॉस्पिटल में पहुंच जाती। बिना बात मुझे आधी रात को निकलना नहीं पड़ता और ये मसला नहीं उठाना पड़ता। वो चारों दरिंदे मेरी कैब पर बार बार टक्कर मार रहे थे, लेकिन उधर फोन में नेटवर्क था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी अचानक उन लोगों ने एक बहुत जोरदार टक्कर हमारी कैब पर मारी, जिससे हमारी कैब घसीट कर आगे जाकर रुक गई। उन चारों ने उतर दी कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया और मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मैंने उनसे हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत हट्टे कट्टे लड़के थे। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। कैब ड्राइवर ने भी उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला बेचारा उन चारों को सामना नहीं कर पाया। वो उसे बुरी तरह से पीटने लगे। तभी उनमें से एक बोला, इसको यहीं पर बांध कर डाल दे, इस पर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं, उसको बांध कर उस लड़की को लेकर झाड़ियों में चल, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। उन्होंने कैब ड्राइवर को बांध कर वहीं डाल दिया और मुझे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ लेकर जाने लगे। जहां अंधेरा था, मैं मदद के लिए बुरी तरह से चीख रही थी, लेकिन वहां मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े एक एक करके फाड़ने शुरू कर दिए और फिर तो उन्होंने वो किया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने भी अपने सारे कपड़े हटा दिए और फिर वो एक एक करके मेरे पास आए। मैं अभी भी बुरी तरह से चला रही थी। उनमें से पहला लड़का जैसे ही मेरे ऊपर आया वैसे ही मुझे पुलिस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। पुलिस के हॉर्न की आवाज सुनते ही मेरी जान में जान आई और फौरन ही पुलिस ने आकर उन चारों को पकड़ लिया। मैं इतनी बुरी तरह से घबराई थी, मुझे अपने कपड़े सही करने का होश ही नहीं रहा, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने मुझे मेरे सारे कपड़े पहनाए और उठाकर गाड़ी के पास लेकर गई। जब मैं वापस कैब के पास पहुंची तो कैब ड्राइवर लहूलुहान खड़ा था। पुलिस वहां अचानक से कैसे आ गई ये हमें समझ नहीं आया। तो पुलिस ने बताया कि हाईवे पर हर गाड़ी के चलने की एक स्पीड तय होती है, लेकिन हाईवे पर लगे कैमरे में हमने ये रिकॉर्ड किया था कि दो गाड़ियां फुल स्पीड से ज्यादा तेज रफ्तार में लगातार 1 घंटे से दौड़ी चली जा रही हैं। इसलिए हमने फौरन ही एक्शन लिया और उन गाड़ियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े और फौरन एक्शन लेकर हमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। पुलिस ने बताया जब हम यहाँ पहुंचे तो वहाँ कैब ड्राइवर ने हमसे कहा कि आप मुझे खोलने से पहले जल्दी से उन झाड़ियों की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ 4 दरिंदे एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले से बचा लीजिए। पुलिस की बात सुनते ही मैंने कैब ड्राइवर के पैरों में गिर पड़ी। मैंने कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत तरीके से बात की, लेकिन आप तो मेरे मुहाफिज थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। वो बोला, मैडम इस दुनिया का हर आदमी दरिंदा नहीं है, हमारे घर में भी माँ बहन है और हमें भी अच्छे से पता है कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितनी मायने रखती है। उसके बाद पुलिस मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहाँ मैंने उन चारों के खिलाफ FRI दर्ज करवाई। फिर पुलिस मुझे खुद अपनी गाड़ी से मेरे घर तक पहुंचा कर आई। जहाँ पहुंचते ही मैं अस्पताल पहुंची और मैंने फौरन ही पापा के ऑपरेशन करने वाले फॉर्म पर साइन करके उनके ऑपरेशन की इजाजत दे दी। मेरी हालत देखकर माँ तो बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक है। कुछ ही घंटे के बाद पापा का ऑपरेशन कामयाब हो गया और उन पर से खतरा टल गया। उस दिन मुझे कुछ बातें समझ में आई कि एक लड़की चाहे कितनी भी होशियार हो, लेकिन ये दुनिया कभी भी शायद उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि एक लड़की की इज्जत को नोचने के लिए दरिंदे हर गली हर मोड़ पर मुंह फैलाए खड़े हैं। लेकिन हाँ, एक सच ये भी है कि
अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, और ये दुनिया ऐसी अच्छे इंसानों की वजह से चल पा रही है। कुछ दरिंदों की वजह से हम अपनी जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, बढ़ने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, और अपने पैरों पर खड़ा होना तो अपनी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के साथ साथ हमें हमेशा अपना ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे लोग हमारी किसी भी छोटी सी गलती का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी अच्छी कहानियां सुनाती रहूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरे मोहल्ले में एक लड़का था, कनाडा रिहाइश पसीर था। उसकी शादी उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, बचपन साथ गुजारा था। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। मुझे उसकी शादी के बारे में बिल्कुल कोई इल्म ना था, और ना ही मैं उसकी बीवी को जानता था। 15 साल के बाद वो अचानक मेरे घर आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा, फारिस से मिलना है। रात के 11 बज रहे थे। वो मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं उसको ना पहचान सका। खैर, जब कुछ गुर्बत हुई तो उसको पहचान गया। इरफान साहब, आप आज अचानक गले लगाया। वो बिल्कुल बदल चुका था। सर के बाल झड़ चुके थे, गंजापन आ चुका था। मुझे देखकर बोला, ख्वाजा साहब, आप तो बिल्कुल नहीं बदले, जैसे 15 साल पहले थे वैसे ही हो। मैं मुस्कुराया, नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जाहिर शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। खैर, चाय मंगवाई। उसका लहजा उदास होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोला, फारिस, मुझे गुनाह की माफी मांगती है। मैं मुस्कुराया। इरफान साहब, कैसा गुनाह? आप क्या कह रहे हैं? इरफान अच्छा भला जवान मर्द था। चाय का कप साइड पे रखा। फारिस, मेरी शादी एक बहुत प्यारी और पाक दामन लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता किया था ना, तो मैं अम्मी को इनकार कर सकता था। रिश्ता हुआ, शादी हो गई, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सोच मुख्तलिफ थी। मैं कनाडा में रहता था, इसलिए शराब पीना मेरे लिए आम सी बात थी। उसे सिगरेट और शराब से सख्त नफरत थी। 1 साल के बाद बहुत झगड़ा होने लगे। वक्त गुजरता गया। 2 बेटियां अल्लाह ने दी थी। वो हामला थी कि बस हम में किसी बात पर झगड़ा हुआ। मैं उसे तलाक देकर चला गया। मैं वापस ना पलटा। 10 साल गुजर गए हैं उसे छोड़े हुए। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, जायदाद है, लेकिन मेरा 2 बार बाईपास हो चुका है। शायद अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। न जाने कब जिंदगी दगा दे जाए। वो रो रहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया। फारिस, मैं उसे अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझ में हिम्मत ना थी, फिर भी उसके कंधे पर हाथ रखा। इरफान, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम उदास ना हो। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। फारिस, मेरे बच्चों का क्या कसूर था भला? मेरी अना, मेरे गरूर ने उनको ना जाने कितने दर्द दिए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ। फारिस, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है। मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मैंने पूछा, दूसरी शादी क्यों नहीं की? कहने लगा, मुझे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा ना लगता था, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ मुझे एहसास होने लगा है हम सफर के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने उसको तसल्ली दी, क्योंकि मैं खुद बीमार था। उसे घर जाने का कहा, उसे यकीन दिलाया कल उसकी बीवी के पास जरूर जाएंगे। फजर की नमाज अदा करके मैं फारिग हुआ। बारिश हो रही थी। वो भीगा हुआ मेरे दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थी, सो चुकी थी। यूं लग रहा था वो रात भर सोया नहीं। मुस्कुराते हुए आया, फारिस अब चलिए। मैं मुस्कुराते हुए उसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया। दोनों ने नाश्ता किया। मुझे कुछ काम था, एनजीओ का काम, वो खत्म किया। 9 बज रहे थे। वो मेरी तरफ देख रहा था, कभी मोबाइल देखता, कभी घड़ी की जानी। मैं उसकी बेचैनी समझ रहा था। वो अपनी कार लेकर आया था, उसके साथ ही चल दिया। वो बताने लगा, मेरी बड़ी बेटी का नाम शांसे है। मुझे याद है उसकी प्यारी सी आंखें, उसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी आरज़ू, नन्ही सी कली, उसका रोना हंसना मेरे कानों में है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। मेरे सामने बार बार हाथ जोड़ रहा था। फारिस, मुझे मेरी बीवी बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूंगा। मैं सोच में गुम था। हाय, गुस्से में किए फैसले जुदा तो कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी जरूर रहता है। दिल में एक चीज जरूर उठती है, काश जुदा ना हुए होते। थोड़ा सा झुक जाना क्या ही खूबसूरत अमल है। हम एक गांव में पहुंचे। उसने अपने ससुराल के घर के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वो वहां लौटा था। फारिस, ये है मेरी बीवी सचल का घर। दरवाजे पर दस्तक की कुछ लम्हे बाद एक छोटा लड़का बाहर आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मेरे नाम पूछा, फिर पूछा अपने पापा को भेजो। आहिस्ता से बोला, पापा नहीं है, मम्मा है। दौड़ता हुआ घर में गया। इतने में एक औरत बाहर आए। वो इरफान को देखते ही पहचान गई थी। तुम यहाँ? वो औरत इरफान की बीवी सचल की भाभी थी। इरफान रोने लगा। सचल कहाँ है? भाभी गुस्सा करने लगी। हमने समझाया गुस्सा ना करे। खैर, मुख्तसर ये कि भाई भी आगे सचल के बारे में मालूम हुआ उसके माँ बाप मर चुके हैं। सचल का बोझ हम उठा नहीं सकते थे। वो दूसरे मोहल्ले में किराए के घर में अकेली रहती है बच्चों के साथ। हम वहां चल दिए। वो कच्चा सा मकान, लकड़ी का दरवाजा, घर तो बुराए नाम था। दस्तक क्या देते अंदर दाखिल हुए। गोरी चिट्टी सी बिल्कुल एक गुड़िया, पुराने से कपड़े पहने, नलके के पास बर्तन धो रही थी। दूसरी लड़की नंगे पांव झाड़ू दे रही थी। इरफान देखती अपनी बेटियों को पहचान के आंखों में आंसू थे। जमीन पर बैठ के रोने लगा। वो इतनी जोर से रो रहा था कि मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अपनी बेटियों के साल में देखकर वो तड़प उठा। मेरी शान से मेरी आरज़ू सीने से लगाकर इतना रोया कि आंख भीग गई। वो बच्चियां नहीं जानती थी कि उनका बाबा है। वो डर गई थी। प्यार से पूछा, मम्मा कहाँ है? शांत से आहिस्ता से बोली, मम्मा स्कूल गई हैं समोसे बेचने। इतने में सचल हाथ में किचन के बर्तन पकड़े आई। पुराने से कपड़े, बुरी हालत, साथ छोटा बेटा था। उसने जैसे इरफान को देखा गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज कांप रही थी। वो अपनी बेटियों को पकड़
पकड़कर कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ, 10 साल बाद क्या करने आए हो, मर गए हो मेरे लिए तुम। उसकी आंखें भीग गई थी। इरफान सजल के कदमों में बैठ गया, पांव पकड़ लिया। सजल माफ कर दो मुझे, चल मेरे साथ अब अपने घर। सजल ने इनकार कर दिया, वो किसी सूरत भी वापस नहीं जाना चाहती थी। इरफान रो रहा था, सब लोग देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा, सजल के सामने हाथ जोड़े साइड पे ले गया। सजल को समझाने के लिए उसे बताया, इरफान बीमार है, वो मौत से लड़ रहा है, वो जिंदगी की बाजी हार रहा है। मानव से गलती हुई थी, मानव उसने जुल्म किया। आप उसके चेहरे की जानिब देखिए जरा, वो कितना थक चुका है, वो हार चुका है। जानती हूँ सजल, वो सारी रात ना सोया था, वो सारी रात मेरे घर के बाहर खड़ा रहकर कल तुमसे मिलेगा, बच्चों से मिलेगा। सजल देखो वो कितना बेबस है। आज पहले 10 साल उसकी अना ने बेटियों की खुशियां छीन ली, अब तुम्हारी अना बर्बाद कर दी कि तुम दोनों अपनी जिद में अपने बच्चों को क्यों बिन मौत मार रहे हो। शायद सजल को एहसास हो गया था, वो तो जैसे न जाने कब से मुंतजिर थी इरफान के आने की। वो इरफान को सीने से लगी, बेटियों को चूमने लगा, कभी हाथ चूमता कभी चेहरा, तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। सजल का हाथ पकड़ा, कार में बिठाया, जाने लगा। खुशी में भूल गया था कि फारिस भी साथ आया था। मैं मुस्कुरा रहा था, शुक्र अल्लाह तुमने उनको समझ आता क्यों कर दिया। कार थोड़ी दूर गई, फिर रोकी, वापस आया। इरफान जल्दी से उतर के आया। फारिस भाई मैं आपको भूल गया था। मैंने इरफान के कंधे पर हाथ रखा। इरफान जाओ अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, खुश रहो। वो लाखों दुआएं दे रहा था, सब बहुत खुश थे। बच्चे बार बार कार को देख रहे थे, कभी बाबा की तरफ देखते। फारिस की बात समझो, मेरे माशरे के लोगों में तुम लोगों के लिए खुली किताबें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चींक चींक कर नसीहतें कर रहा हूँ, मैं सच्ची बातें आपके दिल को सदका कर रहा हूँ। फारिस की कहीं हर बात को दिल में बसा लो कि ना जिंदगी ज्यादा है ना अना बाकी रहेगी।